प्रिय बच्चों, द्वादश के भैया उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कल मैंने मानव जनन तंत्र में पुरुष का जनन तंत्र बताया था। उसी क्रम में स्त्री के जनन तंत्र में मादा जनन तंत्र में मादा जननांग तथा बाह्य ज्ञानेंद्रियां सम्मिलित होती हैं और मादा जननांग उदर गुहा के श्रोणी क्षेत्र में स्थित होते हैं और जननांग स्त्री के जनन तंत्र में सम्मिलित होते हैं। ये इसमें जो क्रम आता है, पहला आता है अंडाशय। अंडाशय में जिसे हम ओवरी के नाम से जानते हैं, ओवरीज के नाम से जानते हैं। अंडाशय में इसकी संख्या 2 होती है। इसमें मादा हार्मोन्स का स्राव होता है। ये उदर गुहा में किडनी के काफी नीचे गर्भाशय के दोनों ओर एक एक बादाम की गिरी के सदस्य संरचना होती है, छोटी संरचना होती है चपटीनुमा, और जो झिल्लीनुमा आंतरयोजनी अर्थात अंडाशय पर द्वारा उदर गुहा की दीवार में लटकी होती है। प्रत्येक अंडाशय एक स्थान पर दबा सा होता है, जिसे अंडाशय की नाभिका कहते हैं। और नाभिका रुधिर वाहिनियों तथा तंत्रिकाओं के लिए एक मार्ग के रूप में कार्य करती है। अंडाणुओं का निर्माण प्रत्येक अंडाशय में होता है। उसी क्रम में दूसरी हम बात करते हैं अंडवाहिनी। अंडवाहिनियां, अंडवाहिनियों में इसे ओविडक्ट के नाम से, ओविडक्ट के नाम से जानते हैं। और अंडवाहिनियां, इनकी संख्या 2 होती है। इन्हें फैलोपियन नली या गर्भाशय नली भी कहते हैं। प्रत्येक अंडवाहिनी अंडाशय के ऊपरी भाग के निकट एक झालर के समान, या हम कह सकते हैं कि एक कीपनुमा संरचना, कीप की तरह की संरचना, कीप की तरह की संरचना होती है। और जो मध्य अधर रेखा की ओर बढ़ती हुई गर्भाशय से कुछ नीचे की ओर से खुलती है। अंडवाहिनियों में कीप की तरह स्वतंत्र सिरे पर एक मुखिका होती है, जिसका लगभग 2/3 अर्थात 2/3 भाग मुखिका से प्रारंभ होकर अपेक्षाकृत चौड़ा हो जाता है। इस भाग को हम एम्फुला, एम्फुला कहते हैं। एम्फुला कहते हैं, या हिंदी में कह सकते हैं कलसिका। और शेष 1/3 भाग या 1/3 पतला भाग संयोजक कहलाता है और यह गर्भाशय में खुलता है। अंडाशय से मुक्त होने वाले अंडाणु उदर गुहा में आते हैं और फैलोपियन नली में धकेल दिए जाते हैं। उसी क्रम में अगला आता है गर्भाशय। ये मादा जनन तंत्र के भाग हैं। गर्भाशय, गर्भाशय में यूट्रस, यूट्रस, ये गर्भाशय खोखली व शंक्वाकार संरचना होती है। यह लगभग 70 सेंटीमीटर लंबी और 3 सेंटीमीटर मोटी और 5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। गर्भाशय में कुल 3 भागों में विभक्त रहता है। पहला जो भाग है वो गुंबद सदस्य है। दूसरा जो भाग है वो मध्य भाग, अधिकांश भाग, जिसे हम ताए कहते हैं। और निचला भाग वीवा कहलाता है, जो वीवा के पीछे की ओर योनि यानी कि वजाइना में खुलता है। और गर्भाशय में अंडवाहिनियां या गर्भाशय नलिकाएं तथा काय के संगम स्थान पर दोनों कोणों में खुलती है।
उसी तरह अगला आता है योनि। योनि वजाइना। ये वजाइना अधिकांशतः संकुचनशील एक सक्रिय नली के रूप में मलाशय और मूत्राशय के मध्य स्थित होती कृषि ऊतक से निर्मित संरचना होती है और इसकी लंबाई 7.5 सेंटीमीटर लगभग 10 सेंटीमीटर तक होती है। योनि का ऊपरी भाग गर्भाशय की दीवार से दूसरा सिरा पादाजनन क्षेत्र के रूप में बाहर मुक्त मार्ग के क्षेत्र के पश्चिम ओर पर खुलता है। इस क्षेत्र को योनि द्वार यानी कि वजाइनल ओरिफिस यानी कि योनि द्वार कहते हैं। जबकि अविवाहित लड़कियों में योनि के मुख पर एक झिल्ली के समान पर्दा होता है जिसे हम हाइमेन कहते हैं, HYMEN। हाइमेन जिसे हिंदी में हम कह सकते हैं कि योनि छत्र। इस पर्दे के मध्य एक छिद्र होता है जिससे रक्तस्राव बाहर निकलता रहता है। उसके बाद उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अगला आता है वेल यानी थन। और ये वायुजनांग जैसे आपका जगन उत्थान, दीर्घ कोष्ठ, लघु कोष्ठ तथा प्रकोष्ठ योनि क्षेत्र से संबंधित होता है। इसमें सम्मिलित रूप से भग का निर्माण होता है और मूत्र मार्ग का क्षेत्र प्रकोष्ठ से योनि क्षेत्र से ऊपर की ओर स्थित होता है। ये सारी क्रिया मादा के जननांगों की है। उसी में अगला आता है भगछिद्र, जो कह सकते हैं कि यह मटर के दाने के समान एक अत्यंत समान तथा अत्यधिक संवेदी होता है। उसी में जैसे कि मादा जननांग में की बात मैंने की, नर जननांगों में सहायक ग्रंथियों की बात की थी। उसी तरह मादा यानी स्त्री में जनन तंत्र में कुछ सहायक ग्रंथियां हैं। उस सहायक ग्रंथियां में बर्थोलिन ग्रंथि आती है। सहायक ग्रंथि में पहली आती है बर्थोलिन ग्रंथि। बर्थोलिन ग्रंथियां, ये बर्थोलिन ग्रंथियां योनि के मुख के इधर उधर दो बर्थोलिन ग्रंथियां होती हैं जो मैं कह सकता हूं कि लैंगिक उत्तेजना के समय वे एक साथ लसलसा द्रव का स्राव करती हैं। योनि मार्ग को चिकना बनाती हैं जिससे शिष्ट सरलता से गति कर सके और योनि व गर्भाशय में शुक्राणुओं को आगे बढ़ाने में सहायता कर सके। उसी प्रकार इसमें स्तन ग्रंथियां हैं गाय ग्रंथि के रूप में जो मादा में पूर्ण विकसित होती हैं। और इसी जुड़ा हुआ जो सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स है इसमें चेहरे, दान, दमन व वसा का जमाव, वायुजनन तथा स्तन ग्रंथियों का विकास, श्रोणि प्रदेश का फैलकर चौड़ा हो जाना तथा पूरे भारी हो जाना, अंडोत्सर्ग तथा मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रारंभ होना, ये सारी क्रियाएं सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स के अंतर्गत आती हैं। स्वर तीव्र, गाढ़ी तथा मधुर हो जाना, सारी क्रियाएं ये सेकेंडरी ऑर्गन्स के अंतर्गत आती हैं। यानी कह सकते हैं कि द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के अंतर्गत आती हैं। थैंक यू, धन्यवाद। आगे नेक्स्ट टर्म पर चर्चा करेंगे।